नमस्कार, स्वागत है आपका आनंद टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। कोरोना की दूसरी लहर के बाद विशेषज्ञों को अब तीसरी लहर का डर सताने लगा है। तीसरी लहर से निपटने के लिए शासन से लेकर प्रशासन तक तैयारी में जुटे हुए हैं। डॉक्टरों से लेकर सभी स्वास्थ्य कर्मियों को निगरानी बरतने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन की तैयारियों के बीच अब सीरो सर्वे को लेकर चर्चा गर्म है। हाल ही में ग्वालियर के बाद इंदौर में भी सीरो सर्वे कराने की तैयारी चल रही है, लेकिन प्रदेश में ग्वालियर के बाद प्रदेश में आपको बता दें इंदौर के बाद सबसे ज़्यादा कोरोना संक्रमित शहर भोपाल में इसकी कोई तैयारी दिखाई नहीं दे रही। यह हाल भी तब है जबकि भोपाल में अब तक मिलने वाले कोरोना के जो पेशेंट्स हैं उनकी संख्या 62% यानी कि 76,730 बताई गई है। दूसरी लहर के दौरान ये तमाम मरीज मिले थे। संक्रमित होने वालों में 2699 बच्चे ऐसे थे जिनकी उम्र 0 से 14 साल तक की थी। शहर में 9वीं से 12वीं तक के स्कूल बच्चों के लिए खोल दिए गए हैं। तीसरी लहर की आहट हो गई है। केरल और महाराष्ट्र में लगातार संक्रमितों की संख्या फिर बढ़ने लगी है। विशेषज्ञों की माने तो कोरोना की दूसरी लहर में डेल्टा वेरिएंट के कारण मरीजों की संख्या में अचानक से बढ़ोतरी थी। अब चूंकि कोरोना की तीसरी लहर की आहट शुरू हो गई है, ऐसे में ये पता लगाया जाना बहुत जरूरी है कि कितने फीसदी लोगों में एंटीबॉडी बन गई है। तब ये पहले से पता चल सकेगा कि कितने लोग वैक्सीनेशन के बाद कोरोना की तीसरी लहर से लड़ने के लिए तैयार हैं। सोमवार से इंदौर में बच्चों के 2000 सैंपल एंटीबॉडी का पता लगाने के लिए जाएंगे। इससे पता चलेगा कि नए स्ट्रेन का उन पर कितना असर होगा। आंशिक रूप से ये बात सही है कि अगर बड़ों को टीके लगे हैं तो बच्चों को खतरा कम है, लेकिन इसके लिए सीरो सर्वे होना बेहद जरूरी है। तो सीरो सर्वे जिसका होना बेहद ज़रूरी है, वो क्यों? क्योंकि एंटीबॉडी का पता चलेगा तभी तो मुझे और आपको पता चल सकेगा कि हम कोरोना की थर्ड वेव से फाइट करने के लिए तैयार हैं या नहीं। ब्रजेश चौकसे जी हमारे ब्यूरो हेड हैं, हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर और हमें और भी जानकारी देंगे। जिस जगह पर भोपाल, यहाँ पर सबसे ज़्यादा तांडव देखा था सर हमने कोरोना की दूसरी लहर का भी, और तीसरी लहर के आने से पहले हम तमाम तैयारियों की बात कर रहे हैं, लेकिन एंटीबॉडी लोगों में डेवलप हुई है ना नहीं हुई है। सीरो सर्वे इसको लेकर कोई चर्चा नहीं कर रहा, इसे कोई सीरियसली क्यों नहीं ले रहा, आप कैसे देखते हैं? देखिए पारुल, सीरो सर्वे कराने का काम एक तो केंद्र सरकार करती है। हम देखते हैं कई तरह से कर रहे हैं। उनकी जो एजेंसी है, जो ICMR जी। जो सीरो सर्वे करती है, वो रैंडम चुनती है जिलों को पूरे देश में। तो उसके मैं चयन में शायद भोपाल नहीं आया, इस वजह से भोपाल में नहीं हुआ। लेकिन हमने देखा था कि जब पहली लहर आई थी तो उसके बाद भोपाल में एक सीरो सर्वे हुआ था। राज्य सरकारों को भी अधिकार रहते हैं कि वो सीरो सर्वे करा सकती है। सबसे पहले हमने दिल्ली में देखा था कि मुख्यमंत्री केजरीवाल ने सीरो सर्वे कराया था। सबसे शुरुआत वहीं से हुई थी। उन्होंने जब तेजी से दिल्ली में कोरोना की पहली लहर में ही लोग संक्रमित हो रहे थे, तो उन्होंने अपने स्तर पर सीरो सर्वे कराया था दिल्ली में। और मध्य प्रदेश सरकार चाहे तो वो भी भोपाल में सर्वे करा सकती है, क्योंकि भोपाल राजधानी है और यहाँ चारों तरफ से पूरे प्रदेश से लोग आते हैं। तो निश्चित तौर पर भोपाल में सीरो सर्वे होना चाहिए, क्योंकि सभी तरफ से लोग आते हैं। तो यहाँ संक्रमण तेजी से फैल सकता है। या संक्रमण फैलने के साथ साथ यहाँ लोगों में एंटीबॉडी बनी है कि नहीं बनी है, किस तरह से लोगों को फैलते देखा है। इंदौर के बाद हमने देखा था पिछली बार भोपाल में तेजी से संक्रमण फैला था। तो सीरो सर्वे कराने की एक तरह से यदि हम बात करें तो राज्य सरकार चाहे तो करा सकती है, क्यों नहीं करा रही। इसमें हमने पहले भी देखा है कि भोपाल में हमेशा प्रशासन तंत्र से, राज्य सरकार के स्तर से कई लापरवाहियां हमने देखी हैं। जब दूसरी लहर हुई में संक्रमण बढ़ा था तो इंदौर में हम देख रहे थे कि तेजी से काम हो रहे थे। यहाँ वैक्सीनेशन की जब हम बात करें तब भी हम इंदौर में देखा हमसे ज्यादा बेहतर तरीके से काम हुआ। वहाँ पे रोकथाम की भी बात करें तो वहाँ का प्रशासन मध्य भोपाल की राजधानी के प्रशासन से ज्यादा सतर्क हमको दिखा है। तो निश्चित तौर पर प्रशासन को और सरकार को भी देखना होगा कि राजधानी एक तरह से मैसेज देती है पूरे मध्य प्रदेश में। यदि राजधानी में हालात ठीक हैं तो अन्य राज्यों में लोगों को उम्मीद रहती है कि वहाँ ज्यादा होगी, क्योंकि प्रशासन का पूरा अमला स्टाफ से लेके नीचे तक का सब यहाँ बैठते हैं, मुख्यमंत्री से लेके CS से लेके DGP से लेके। तो उम्मीद करते हैं हम तो राजधानी में ज्यादा बेहतर व्यवस्थाएं होंगी, ताकि दूर दराज से जिलों से आदमी यहाँ आए तो उसको लगे कि हाँ राजधानी में बेहतर व्यवस्था है। वही कोरोना को लेकर हमें ज्यादा सतर्क यहाँ बरतना होगा, क्योंकि पूरा अमला यहाँ बैठता है। तो कह सकते हैं, एक मैसेज दे सकते हैं कि राजधानी में सब तमाम तरह के अधिकारी बैठे हुए हैं, तो ज्यादा चौकसी चौकन्ना बरतते हैं, सतर्कता बरतते हैं। इसके कारण यहाँ कोरोना को फिर हमने डबल से नहीं फैलने दिया। बिल्कुल
बिल्कुल। और दोबारा अगर हम थोड़ी भी ढिलाई करेंगे तो वापस हमें क्या अंजाम भुगतना पड़ेगा वो दूसरी लहर में हमने देख ही लिया। और बार बार जबकि ये संकेत मिल रहे हो कि तीसरी लहर घातक हो सकती है और उसके बावजूद भी तैयारियों में ये कहेंगे कि अगर एंटीबॉडी टेस्ट नहीं हो रहा है तो तैयारियां अधूरी हैं। जब आपको पता ही नहीं कि आप किस हद तक प्रिपेयर हैं, किस हद तक आपको ज़रूरत है और ध्यान कितना रखना है, क्या और ज़रूरतें हैं, इन तमाम चीज़ों को, तभी तो सरकार के पास आंकड़े होंगे कि कितने लोग हमारे यहाँ हैं जो एंटीबॉडी जिनके अंदर डेवलप हो चुकी है। तो क्या इन तैयारियों को अधूरा ही माने सर? क्या आप आईसीयू बना दीजिए, आप ऑक्सीजन दे दीजिए, लेकिन कुछ चीज़ें आप छोड़ रहे हैं, वो चूक होगी, गलती होगी, बड़ी लापरवाही भुगतना पड़ सकती है। देखिए पारुल, हमने देखा था कि लगातार प्रशासन तंत्र लापरवाही बरतता है। पहले भी हमने देखा है कि किस तरह से लापरवाही बरती जाती थी। हम उम्मीद करते हैं कि जब हम पहली सबक जो लहर फैली थी कोरोना की संक्रमण की तेजी से फैली थी, हमें दूसरी लहर में भी सतर्क हो जाना चाहिए था। लेकिन हमने देखा प्रशासन तंत्र वो पर्याप्त इंतजाम नहीं कर पाया, ना ऑक्सीजन से लेकर तमाम तरह की सुविधाएं, ना इंजेक्शन की। तो जब दूसरी लहर में हमने इसमें विकराल स्थितियां देखी, शमशान घाटों के हालात देखे हैं, लोगों को अस्पताल के बाहर तड़पते हुए देखा है, ऑक्सीजन के लिए भटकते हुए देखा है, तो हमें उम्मीद की जानी चाहिए कि तीसरी लहर यदि जो आने वाली है, यदि वो इससे ज्यादा खतरनाक हुई और वो खासकर यदि जो बच्चों की बात कर रहे हैं कि बच्चों को भी प्रभावित करेगी। हालांकि अभी तक ऐसा स्पष्ट नहीं है कि बच्चे प्रभावित, पर पिछली दो गलतियों से जो हमें सबक लेना चाहिए था, मुझे लगता है कि प्रशासन ने और सरकार ने वो सबक नहीं लिया। हम देख रहे हैं कि लगातार राजनीतिक कार्यक्रम तेजी से हो रहे हैं, तमाम तरह के आयोजनों को आपने छूट दे दी है। वो आपने चौकन्ना रहना चाहिए था आपको, जो पहली लहर के बाद दूसरी में आपने मास्क लगाते हुए नहीं देखा लोगों को। तो दूसरी लहर में जो गलतियां की हैं, निश्चित तौर पर प्रशासन की जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है कि वो तीसरी लहर आने से पहले, यदि आने के बाकी राज्यों में हम देख रहे हैं, छत्तीसगढ़ में भी तेजी से मरीज बढ़ रहे हैं, मध्य प्रदेश में भी हम देख रहे हैं संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। अन्य देशों की बात करें, अमेरिका की तमाम विदेशों को हम देखें तो वहां पे तीसरी लहर अब वो खतरनाक रूप लेती जा रही है। जो पहले हम देख रहे थे कि पहली लहर के बाद दूसरी लहर को हमने देखा था किस तरह से खतरनाक वो होती जा रही है। तो हम क्यों ना अभी से सतर्क हो जाएं। हो सकता है अभी भी हमें देरी नहीं हुई, तमाम तरह की बिल्कुल, इंतजाम कर लेना बिल्कुल, चाहिए बिल्कुल। प्रशासन को, नहीं तो फिर वही आरोप लगेंगे, वही लोगों को मौका मिलेगा लापरवाही का, सरकार पर आरोप ठीकरा फूटेगा कि उसने इंतजाम नहीं किया, अस्पतालों की व्यवस्था नहीं। और लोगों पर भी ये कि आपने मास्क लगाना भूल गए, सोशल डिस्टेंसिंग भूल गए और सैनिटाइज करना भूल गए। तो आपकी गलतियां और सरकार की गलतियां, दोनों की गलतियां मिलकर एक विकराल रूप ले सकती है ये महामारी को, कि हमें पहले से सतर्क होने की जरूरत है। और सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि यदि कोई लापरवाही बरत रहा है तो उस पर कार्रवाई करे और उसको सही रास्ते पर लेकर आए। बिल्कुल सर। डॉक्टर पालीवाल हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। हम उनसे भी इस चर्चा में उनसे भी बात करेंगे और समझेंगे कि आखिर किस तरह से देखते हैं वो। डॉक्टर जेपी पालीवाल, बहुत स्वागत करती हूँ आपका नादी टीवी पर। चलिए, पालीवाल साहब का फ़ोन डिस्कनेक्ट हुआ है, हम कोशिश करेंगे दोबारा उनसे बात कर सकें। सर, अब चिकित्सकों की नज़र से देखना भी आवश्यक होगा कि आखिर वो कितना इसको गंभीर मानते हैं, क्योंकि डॉक्टर्स जहान के ये सर्वे तो कर ही रहे हैं लगातार और सरकारों को सचेत कर रहे हैं कि आपके यहाँ इतनी आगे आने वाले समय में तकलीफ बढ़ सकती है, इसको लेकर उन्हें पहले से ही तैयार रहना पड़ेगा। तमाम व्यवस्थाओं के बारे में, हम तैयारियों के बारे में भी चर्चा कर ही रहे थे और किस तरह से सीरो सर्वे में हमने देखा कि राज्य अगर चाहे तो करवा भी सकते हैं। अब सवाल ये है कि इस बार ये भी कहा जा रहा है कि बच्चे इस बार ज़्यादा इफेक्टिव हो सकते हैं। हमने पिछली लहर में भी देखा था कि छोटे मासूम नवजात से लेकर 10-12 साल तक के बच्चों में भी ये संक्रमण देखा गया। अब स्कूल खुल गए हैं और स्कूल में बच्चे पहुंचने लगे हैं। बच्चों को आप किसी भी नियम में 100% बांध नहीं सकते हैं। तो इससे आप और ज़्यादा आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि बच्चों को तो अभी हमने वैक्सीन भी नहीं दी है, जो छोटे बच्चे हैं, जो अगर 9वीं क्लास में भी हैं तो। देखिए पड़ोस, जब हमने पहली लहर आई थी तो हमने देखा था कि बड़े बुजुर्गों को ज्यादा सुरक्षित करने की इंतजाम किए गए थे, क्योंकि माना जा रहा था कि उनकी रोग प्रतिरोधक जो क्षमता होती है वो कम होती है, जो और कई तरह की बीमारियों से ग्रसित रहते हैं, तो उनको ज्यादा चपेट में आने की आशंका थी। इस कारण देखिएगा पहली लहर के बाद यदि वैक्सीनेशन की जो शुरुआत हुई तो वो हमने 45+ वालों को दी, इससे ज्यादा वालों को और बुजुर्गों को दी सबसे पहले, और स्वास्थ्य कर्मियों को जो फ्रंट लाइन वर्कर थे उनको दी, क्योंकि वो सबसे ज्यादा संक्रमित हो सकते थे। दूसरी लहर में हमने देखा है कि जब वो लोग पूरी तरह से सुरक्षित हो गए हैं तो दूसरी लहर में हमने युवाओं को ज्यादा खतरनाक स्थिति में संक्रमण होते हुए देखा। कई बड़ी संख्या में युवाओं की डेथ भी हुई है उसमें।
दूसरी लहर ने सबसे ज्यादा युवाओं को प्रभावित किया था। इस कारण हम आशंका व्यक्त कर रहे थे और वो वैक्सीनेशन हो गई थी, तो इसलिए लग रहा था कि अब तीसरी लहर आएगी तो सबसे ज्यादा कौन प्रभावित हो सकता है। ये वैज्ञानिकों की, लोगों की, चिकित्सकों की एक आशंका है कि बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित हो सकेंगे, क्योंकि अब तक आपने बच्चों को घर में रखा था, घर में थे, वो सुरक्षित थे, लेकिन उन्हें संक्रमण के फैलने की एक चिंता ये थी कि जो बाहर उनके पेरेंट्स वर्क करने जा रहे हैं उनसे उनको संक्रमित ना हो जाए, तो आपने उनको बिल्कुल। वैक्सीनेशन करा दिया। सर, डॉक्टर बुजुर्गों को पालीवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं, मैं उनको शामिल कर लेती हूँ। मैं आपकी बात भी आपके पास भी आऊंगी। डॉक्टर पालीवाल, बहुत स्वागत आपका नादी टीवी पर। जी नमस्कार। डॉक्टर जेपी पालीवाल, आपसे मैं समझना चाहूंगी सर, सीरो सर्वे, एंटीबॉडी टेस्ट, इसे आप कैसे देखते हैं, कितना महत्वपूर्ण है, और अगर राज्यों में खासतौर पर अगर हम एमपी की बात करें तो यहाँ नहीं हो रहा है, तो इसके क्या घातक परिणाम हो सकते हैं? देखिए, सीरो सर्वे से कम एक सोसाइटी में और काम करने वाले चिकित्सकों के साथ साथ चिकित्सा क्षेत्र में एक कॉन्फिडेंस बिल्टअप होता है कि हम किस लेवल पर आज खड़े हैं। हमारे पुराने अनुभव, हमारे जो हम जिस तरह कोविड से पीड़ित हो गए थे, कोरोना से दोनों लहरों में, पहले और दूसरी लहर में संक्रमित हुए थे, निश्चित तौर पर दूसरी लहर बहुत खतरनाक थी, जिसमें हमने देखा है कि बहुतायत में लोग बहुत खराब हालत में भी गए और कईयों की मौतें भी हुई। ऐसे में यदि हम पहले और दूसरी लहर की बात करें तो जिस तरह दूसरे देशों में, जिस तरह दूसरे प्रदेशों में और अन्य हमारे शहरों में मध्य प्रदेश के सीरो सर्वे हो रहा है, वैसा निश्चित तौर पर भोपाल में भी सरकार को प्लान तो करना चाहिए। और मुझे लग रहा है कि सरकार की ऐसी योजना जल्दी ही आना भी चाहिए, जिस तरह की परिस्थितियां या जिस तरह की जानकारी हम लोगों को आ रही है। सीरो सर्वे से सबसे बड़ा ये रहता है कि हमें एक कॉन्फिडेंस बिल्टअप होता है कि हम आज पुराने कोविड के करीबन 1.5 साल से जो हम पिटे हैं, मार खाए हैं, संक्रमित हुए हैं, उससे आज हम किस मुकाम पर खड़े हैं, और उससे ये भी असेसमेंट होता है कि हम आगे क्या क्या, किस स्तर की, कैसी कैसी, कब कब, क्यों क्यों सावधानियां रखना पड़ेगी। बिल्कुल। सर, अब आप क्या मानते हैं कि आने वाले समय में कितने जल्दी सीरो सर्वे मध्य प्रदेश में हो जाना चाहिए? और क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है कि अलग अलग एज ग्रुप में ये हम देख रहे हैं कि अगर एज ग्रुप वाइज देखें तो पहले हमने बुजुर्गों को देखा, युवाओं को देखा, अब आशंका कि बच्चों को ज़्यादा प्रभावित कर सकती है। तो आप इसे अब आगे कैसे देखते हैं कि कब तक ये शुरू हो जाना चाहिए, ताकि आने वाले समय में इसके हम और भी कोई ऐसी तस्वीर ना देखें जिसके बाद हमें अफसोस हो अपने नतीजों पर जो सरकारें ले रही हैं? देखिए, मैं इतना ही कहना चाहूंगा, शासन की तरफ से बेहद सजग और सतर्क तरीके से सारी गतिविधियां और संक्रमण को रोकथाम के सारे उपाय चल रहे हैं, जिसमें हम लोगों के बीच करस्पॉन्डेंस भी है, डेली कम्युनिकेशन भी है, लाइव कम्युनिकेशन भी है, सेमिनार्स भी है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि लोग स्वयं अब कोरोना की थर्ड वेव को बुलाना चाहते हैं, आमंत्रित कर रहे हैं कि आए, हम आपके लिए तैयार हैं, आए, हम आपका स्वागत करते हैं। लोगों का ये रवैया, मार्केट चले जाएं, व्यापार में चले जाएं, कार्यालयों में चले जाएं, बाजार में चले जाएं, सड़क पर चले जाएं, यातायात में, वाहनों में देख लें, कार्य क्षेत्र में देखें, इवन हम जब अस्पताल में काम करते हैं और हम लोगों को मास्क पहनने का बोलते हैं तो उन्हें बुरा लगता है। तीसरी लहर सरकार की गलती या नाकामी से नहीं आएगी, तीसरी लहर लोग आमंत्रित कर रहे हैं इसलिए आएगी। ये परिस्थितियां निश्चित तौर पर हमें दिखाई दे रही। साथ में एक चीज और बोलना चाहूंगा कि छोटे-फुट केसेस जिन पर हमें शंका आशंका होती है, वो छोटे-फुट केसेस आप देखिए समाचार पत्रों में भी आ रहे हैं और हम लोगों के देखने में भी, हम लोगों के समझने में भी आ रहे हैं कि छोटे-फुट केसेस की शुरुआत लगभग हो तो चुकी, चाहे वो मध्य प्रदेश के सागर जिले में हो, चाहे वो विदिशा जिले में हो, चाहे वो दमोह जिले में हो, चाहे वो कहीं पर भी, चाहे भोपाल या इंदौर में कहीं पर भी छोटे-फुट शुरुआत हो चुकी है। इसलिए हम ये नहीं बोल रहे हैं कि तीसरी लहर आएगी, तीसरी लहर का आगाज, तीसरी लहर का आभास हो चुका है। बिल्कुल सर। डॉक्टर भुवनेश्वर गर्ग भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत करती हूँ आपका नादी टीवी पर। जी डॉक्टर साहब, आप कैसे देखते हैं सीरो सर्वे कितना जरूरी और कितने समय के अंदर हो जाना चाहिए, क्योंकि सीरियसनेस हमें एमपी में नहीं दिखाई दे रही सीरो सर्वे को लेकर? नहीं, देखिए, सीरो सर्वे की बेहद जरूरत थी और आप याद कीजिएगा कि हम पिछले 1.5 साल से लगातार ये बात कर रहे हैं कि किसी भी वायरल संक्रमण में, महामारी में बहुत जरूरी है कि लोगों के अंदर इम्यूनिटी बनेगी तो ही उससे लड़ाई लड़ना संभव हो पाएगा। बिल्कुल। बाकी व्यवस्थाएं टेम्परेरी होती हैं, उनके कितने प्रभाव होते हैं उसमें समय लगता है जानकारी मिलने में। तो सीरो टेस्ट शुरू से ही होना चाहिए था, जो कि नहीं हुआ है। लेकिन जहां जहां भी सीरो टेस्ट हो पा रहा है वहां से बहुत अच्छी खबर आ रही है कि लोगों में इम्यूनिटी के अगेंस्ट मिल रही है। जिनको वैक्सीन लगा उनमें भी और जिनको वैक्सीन नहीं लगा उनमें भी 70% लोगों में सीरो इम्यूनिटी मिली है। ये बेहद सार्थक और बेहद अच्छा परिणाम है
और इसी वजह से जैसे कि हम देख रहे हैं कि तीसरी वेव आएगी की बात हो रही है, लेकिन हम लगातार कह रहे हैं कि अभी दूसरी वेव ही खत्म नहीं हुई है। अगर जी। तीसरी वेव आती तो उसमें डेल्टा वेरिएंट के संक्रमण बहुत ज्यादा मिलते, लेकिन डेल्टा वेरिएंट के संक्रमण में लोगों के अंदर बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हो रहा है। ये सार्थक बात है। लोगों को बिल्कुल घबराने की, डरने की जरूरत नहीं है। हम संभवतः हर्ड इम्यूनिटी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन चूंकि ये वायरस बहुत तेजी से म्यूटेशन कर रहा है, इसलिए सबको ये ध्यान देना होगा कि अपना कोई भी कुदरत अनुकूल व्यवहार, जिसको हम कह रहे हैं अब कोविड के बाद, कि आप जरा भी लापरवाही नहीं करें, भीड़ में ना जाएं जब तक बहुत जरूरी नहीं हो, जाएं भी तो मास्क जरूर पहने और अपने आसपास साफ सफाई का, पेड़ पौधों का, पेयजल स्रोतों का बहुत ध्यान रखें, क्योंकि अब जो तीसरी चौथी वेव आनी है वो गंदगी से, बीमारियों से, मलेरिया से, टाइफाइड से, टीबी से, पेयजल स्रोतों के संक्रमण से, पेट की बीमारियों से आएगी, क्योंकि ये वायरस अब वहां पर असर करेंगे। जी डॉक्टर भुवनेश्वर गर्ग, जाहिर है कि आपने काफ़ी समय पहले से भी बताया था कि अब आने वाले समय में किस तरह से अटैकिंग हो जाएगा ये वायरस। अब तैयारियों को आप भी बहुत अच्छे से अनुभव कर रहे हैं कि ऑक्सीजन को लेकर सरकारें बात कर रही हैं, गवर्नमेंट बात कर रही है कि हमने प्रिपरेशन कर ली है, बेड्स बढ़ा दिए, तमाम चीज़ें। लेकिन जिस तरह से जो सारी चीज़ों को लूज़ कर दिया है, जो आपको सारी चीज़ें ओपन करके दे दी हैं, तमाम अनलॉक हो चुका है चीज़ें, इसके आप क्या घातक परिणाम देख रहे हैं? देखिए, पब्लिक को तो आप कितना भी समझाइए, हमने फर्स्ट वेव में, सेकेंड वेव में भी देख लिया, जो लॉकडाउन हमने देखा, कितना भी समझाइए, हम शहरी क्षेत्रों में एक बार फिर भी समझदार लोग मिल जाएंगे, लेकिन ग्रामीण अंचलों में कई जगह तो टीके को ही लोगों ने मना कर दिया कि हमें नहीं चाहिए, इससे लोग बीमार हो रहे हैं। तो उन मानसिकता पर कैसे हम काबू पा सकेंगे? आप अनलॉक पे अनलॉक किए जा रहे हैं, भीड़ बढ़ी जा रही है, सब जगह लोग अपने काम धंधे पर जा रहे हैं, जाहिर है पेट का सवाल है, तो कैसे हम आगे की तैयारियों को या फिर आने वाली वेव्स को रोक पाएंगे? नहीं, बिल्कुल इसमें बहुत ज्यादा डॉक्टरी समूह को, पत्रकार समूह को और सरकारी वर्ग को आगे आना होगा, लोगों को जागरूकता देने के लिए, लोगों को साफ सफाई, पेयजल स्रोतों के संरक्षण की तरफ बचाव करने के लिए। क्योंकि देखिए, आप किसी भी व्यवस्था में इस तरह से नहीं चल सकते कि सब कुछ खुला है और सब कुछ आसान हो गया। ये आज भीड़ के समय नहीं चल सकता है। खाली ये कोरोना वायरस की बात नहीं है, कोरोना से संबंधित जितने और भी दुष्प्रभाव शरीर पर आने हैं, चाहे वो फंगस का हो, चाहे रेजिस्टेंट बीमारियों का हो, जो दवाइयों की वजह से पैदा हुआ है, वो सब अभी आना बाकी है। इसलिए हम तीसरी, चौथी, पांचवी वेव की बात कर रहे हैं कि आप एक कोरोना से संक्रमण से बचने की स्थिति बना लेंगे, आपके अंदर इम्यूनिटी आ जाएगी तो। लेकिन जो दवाइयों के दुष्प्रभाव खड़े हो गए हैं, जो आपके पेयजल स्रोत संक्रमण हो गए हैं, जिसमें कोरोना का वायरस मिल रहा है या उसमें दूसरे संक्रमण पहुंचे हुए हैं, टाइफाइड के, टीबी के, तो गांव-गांव में जो ये किट में दवाइयां पहुंची हैं, उनके जो दुष्प्रभाव हैं वो बहुत ज्यादा नुकसान देने वाले हैं। इसलिए सबको आगे बढ़ के सामने आना होगा कि एक तो जब तक बहुत जरूरी ना हो कोई दवाइयां ना लें, अपना खान पान अच्छा रखें, अपने पानी को, अगर नहीं आपको शुद्ध पानी उपलब्ध है तो कम से कम उबाल के ठंडा करके पिएं, ताकि जितना बचाव संभव हो सके वो करें। और मैं फिर कहता हूं कि ताजे पौष्टिक भोजन की तरफ बात करें, बिल्कुल रखा हुआ बासी संकुलित भोजन को थोड़ा सा अवॉइड करें। बारिश के मौसम में बहुत जल्दी भोजन खराब होता है, और गर्म पेय पदार्थों का ही उपयोग करें। हम सबको लगातार समझाने की कोशिश कर रहे हैं और आप सब लोग भी बेहद प्रयास कर रहे हैं कोरोना पर लगातार जागरूक करने का। मेरा मानना है कि सरकार अगर अपनी ताकत इसमें लगा दे और जगह जगह पर जो इनके प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं या डॉक्टर्स को साथ में लेकर अपनी छोटी छोटी एनजीओ के जरिए लोगों को जागरूक करने का प्रयास करेंगे, तो मुझे लगता है कि हम इस लड़ाई को जीत जाएंगे। हम जीतने की कगार पे हैं, क्योंकि हमको सीरो इम्यूनिटी मिल रही है। बिल्कुल। डॉक्टर पालीवाल, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि जो अनलॉक दिया जा रहा है या फिर जो फैसिलिटीज़ हमें मिल रही हैं उसका लोग गलत फ़ायदा उठा रहे हैं। हम भूल गए मार्केट में कि कोरोना है, हम भूल गए मॉल्स में कि कोरोना है, तमाम जगहों पर जिस तरह से भीड़ भड़क्का देख रहे हैं उसको कंट्रोल नहीं करेंगे तो आप भले ही कितनी भी अच्छी इम्यूनिटी हो, कोरोना तब भी हो सकता है। ये तो आप लोग बहुत और बेहतर तरीके से समझाते हैं। देखिए, जो डॉक्टर भुवनेश्वर गर्ग ने बोला है, मैं उससे पूरा इत्तेफाक रखता हूँ और उसे रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उन्हें जो जानकारी बहुत संतुलित और सही जानकारी थी। लेकिन आपका जिस तरह का प्रश्न है कि सीरो सर्वे होना चाहिए, डेफिनेटली सीरो सर्वे आज की डिमांड है, हमें कॉन्फिडेंस, ये हमें हमारा लेवल, हमारा स्टेटस बताएगी। साथ ही लोगों को, जैसे मैं फिर बोल रहा हूँ, लोगों में जिस तरह एक भयग्रस्त वातावरण जो था वो भयरहित वातावरण हो गया है, और जिस तरह की लापरवाहियां लोग करने लगे, पुरानी सावधानियों के साथ ताजा भोजन, गर्म भोजन और उबला हुआ पानी, उबला छना हुआ पानी, ये एक छोटी सी सावधानी और बढ़ा दें
तो हम तीसरी वेव से बच सकते हैं, बच तीसरी सकते लहर हैं। से बच सकते हैं। बिल्कुल जैसा ब्रजेश डॉक्टर जी। गर्ग ने बताया वो सही है, जी, लेकिन यहाँ पर इसमें शासन से ज्यादा बड़ी सहभागिता शासन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसकी बनती है, और उससे कहीं ज्यादा दायित्व स्वयं लोगों का बनता है कि लोगों को आगे रहकर नहीं, छोटी लेकिन सर छोटी जैसे कि सावधानियों अभी के साथ। ब्रजेश चौकसी जी भी हमारे साथ चर्चा कर रहे थे, सर ने बताया कि हमने देखा इंदौर में वैक्सीन के मामले में भी इंदौर ने बढ़ चढ़कर वहाँ की जनता ने पार्टिसिपेट किया, और सीरो सर्वे के मामले में हम देख रहे हैं। लेकिन क्यों हम ऐसी चीज़ों के मामले में जिसमें हमें अव्वल होना चाहिए, जहाँ पर हम हेल्थ की बात करें, हम तमाम चीज़ों की बात करें, हम क्यों उसमें थोड़ा सा एक स्टेप बैक होते हैं? ब्रजेश सर, आप चाहें तो जेपी सर से या फिर भुवनेश्वर गर्ग साहब से आप भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। आपकी आवाज आ रही है सर। ब्रजेश चौकसे सर। हाँ पारुल जी सर, आप आवाज क्या आप बताएं सर, कुछ पूछना चाहते हैं, आपके जहन में अगर कोई सवाल हो पालीवाल सर से या गर्ग साहब से। अभी मैं पालीवाल सर को सुन रहा था तो उन्होंने कहा कि लोगों ज्यादा जिम्मेदार होंगे। क्या वो मानते हैं कि सरकार पूरी तरह से तैयार है, सिर्फ अब लोगों की लापरवाही है, और सरकार क्यों जिम्मेदार नहीं है लोगों को रोकने के लिए? जी देखिए, आपका प्रश्न तार्किक रूप से सही हो सकता है, लेकिन जिस तरह के बैरियर हर जगह लगाए हैं, उन बैरियर के पीछे हमारा परिवार, हमारा व्यापार, हमारा कारोबार, हमारा आवागमन, हमारे त्योहार, हमारे घर की मूलभूत आवश्यकताएं, हमारे घर की राशन की आवश्यकता, हमारे परिवार की आवश्यकता, बैंक की आवश्यकता, और ऐसी बहुत सारी दैनिक दिनचर्या की आवश्यकताओं में समाज या सोसाइटी को सरकार कहाँ कहाँ रोकेगी, ये एक ज्वलंत और बहुत बड़ा प्रश्न है। ऐसे में सेल्फ मोटिवेशन सरकार के दायित्व से बड़ा मायने रखता है। यहाँ पर मेरा सरकार के प्रति किसी प्रकार का समर्थन नहीं है, ना ही लोगों के प्रति किसी प्रकार का विरोध, लेकिन यदि स्वयं मोटिवेट होकर इन सब चीजों में सरकार कहाँ कहाँ रोकेगी, बैंकों में रोकेगी, टॉकिंग में रोकेगी, फार्म हाउस जाने से रोकेगी, खेती के लिए रोकेगी, व्यापार के लिए रोकेगी, परिवार के लिए रोकेगी, त्योहार के लिए रोकेगी, कहाँ कहाँ रोकेगी सरकार, और कैसे रोक पाएगी, ये एक ज्वलंत प्रश्न लोगों को स्वयं समझकर उनके जहन में निकलने से पहले सावधानियों को अपने मन मस्तिष्क में रखकर व्यवहार में लाना ही पड़ेगा। ब्रजेश सर। जी बिल्कुल, व्यवहार में लाना पड़ेगा। लेकिन पारुल, हम देखते हैं कि सरकार अपने, ये तो लोगों की जागरूकता है, शुरू से हम भी बात कर रहे हैं, सरकार भी बात कर रही है, और जितने भी लोग हैं, जो सक्षम लोग हैं, चाहे चिकित्सक हो, सभी लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो लगातार 3 चीजों के गाइडलाइन का पालन करें, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंस का पालन करें, और हाथ सैनिटाइज करें या धोते रहें बार बार। और जिस तरह से भुवनेश्वर ने भी कहा है कि आप गर्म खाद्य पदार्थों का यूज कीजिए, लेकिन जिस तरह से मार्केट खुले, लोगों ने सब भूल गए। वो जो भीषणता हमने देखी थी, जो भयानकता देखी थी, जिस तरह से लोग मर रहे थे, अस्पतालों में जगह नहीं थी, सड़क पर तड़पते हुए हमने देखा है, और ऑक्सीजन के लिए भी लोगों को दौड़ते हुए देखा। इसके बावजूद ये समझ नहीं आता डॉक्टर साहब कि लोग इतनी महामारी को इतनी जल्दी भूल क्यों गए, कि हम अभी दूसरी लहर से पूरी तरह से निपटे भी नहीं है। एक तरह से अभी भी देखिए ब्लैक फंगस के मामले हैं, अस्पतालों में लोग भर्ती हैं और जूझ रहे हैं दवाइयों के लिए, और इतनी जल्दी लोग भूल जाते हैं। ये सबसे बड़ा एक दुखदायी पहलू भी है जो तीसरी लहर को आमंत्रित कर रहा है। यहाँ मैं यही कहना चाहूंगा कि अति आत्मविश्वास, स्वयं में दम्भ और मुगालता, ये 3 महत्वपूर्ण कारण है। ठीक है, पारिवारिक, व्यावहारिक और यदि हम व्यापारिक जिम्मेदारी और आर्थिक जिम्मेदारी की बात करें, वो अपना एक अलग पक्ष है, लेकिन उनको सरकार निभाने को मना नहीं कर रही। सावधानियों के लिए तो लोगों को ही मोटिवेट होना पड़ेगा, और सरकार इस बारे में एक सख्त कदम ही उठाए कि फिर से नए सिरे से मास्क और इस तरह का जो अभियान चले थे नियम तोड़ रहे, उस पर कार्रवाई करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो सीरो सर्वे क्यों महत्वपूर्ण है? ताकि ये पता चल सके कि आपकी बॉडी में टीका लगने के बाद जो एंटीबॉडी डेवलप हुई है, आपकी इम्यूनिटी का क्या क्राइटेरिया है, ये तमाम चीज़ें उस सर्वे के हिसाब से मापी जा सकती हैं। यानी आपकी बॉडी में एंटीबॉडी डेवलप हो रही है या नहीं हो रही है, और हुई है तो कितने लोगों में हुई है, जिसके बाद आगे की तैयारियां की जा सके। तो तमाम जगहों पर सर्वे तो हुए, लेकिन रैंडम। और उसके अलावा अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश की सरकार को क्या सीरो सर्वे नहीं कराना चाहिए? जो हमारे साथ एक्सपर्ट्स जुड़े उन्होंने तो यही राय दी, बहुत जल्दी और बहुत पहले से ही शुरू हो जाना चाहिए था। लेकिन अब चलिए, अब जब समय आ गया है, लोग सीरो सर्वे को लेकर या एंटीबॉडी को लेकर जागरूक हो रहे हैं, तो ये पता होना चाहिए सरकारों को भी कि उन्होंने जितने लोगों को टीका लगाया, उनमें सीरो सर्वे के मुताबिक ये पता चल सके कि उनमें एंटीबॉडी कितनी डेवलप हो रही है, कितने आप तैयार हैं आगे आने वाली वेव से लड़ने के लिए, या जो म्यूटेट हो रहा है वायरस, उससे उसको फाइट देने के लिए, तगड़ी फाइट देने के लिए आपकी बॉडी कितनी तैयार है। और इसीलिए सीरो सर्वे की जरूरत है, जिसके मामले में फिलहाल तो हम जीरो हैं। दीजिए इजाजत, रखिए अपना ख्याल, नमस्कार।